हेलो, वेलकम बैक टू अंडरस्टैंड विद एक्सीलेंस। आज जो मैं स्ट्रेटजी डिस्कस करने जा रहा हूँ वो यूपी पीसीएस आरओ की है। ठीक है। और अभी क्या है ना, पेपर की डेट कभी भी आ सकती है, पेपर कभी भी हो सकता है। तो और ये पेपर काफ़ी टाइम से कैंसिल हो रहा था, ये भी पता है सबको। अभी मैंने ये प्लान बनाया है, ये इसलिए बनाया है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो आरओ वाले बच्चे हैं वो प्रॉपर पहले से तैयारी में लगे होंगे। ठीक है, वो अपना काम कर रहे होंगे। अभी पेपर कभी भी हो सकता है, उस बचे हुए टाइम में ये स्ट्रेटजी मतलब आपको हेल्प करेगी, डेफिनेटली हेल्प करेगी। लेकिन अगर आपने पहले से चीज़ें कर रखी हैं, आप अगर आलस करके बैठे हुए हैं कि अरे पेपर होगा होगा, है ना, तो फिर दिक्कत कर जाएगा, फिर आप ना कवर नहीं कर पाएंगे सारी चीज़ें। आप पहले से अगर कर रहे हैं चीज़ें कि जैसे मान लो पेपर की डेट बार बार कैंसिल हुई है ना, तो जो सिंसियर बच्चे होंगे वो तो लगातार लगे होंगे, और जो बिल्कुल ढीले पड़ जाते हैं ना, फिर जब पेपर आने वाला होता है तब उनको चाहिए होता है कि कुछ जल्दी से हो जाए, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। तो मैं ये स्ट्रेटजी डिस्कस कर रहा हूँ उनके लिए जिनको मैं मान के चल रहा हूँ कि वो पहले से आरओ के लिए थोड़ा बहुत चीज़ें पढ़ रहे हैं और उनकी सब्जेक्ट पे कमांड है, होल्ड है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, सब देखो, पेपर कितने मार्क्स का होता है? 140 हमारा क्या आता है, जीएस। और 60 मार्क्स क्या आता है हमारा? 60 मार्क्स आता है हिंदी। ठीक है, टोटल कितना होता है? 200। टाइम कितना होता है? 180 मिनट होते हैं। ठीक है, अब पहले सिलेबस देख लेते हैं, फिर नोट्स मेकिंग कैसे करनी है मैं वो चीज़ भी बताऊंगा, क्योंकि मैंने नोट्स मेकिंग, देखिए नोट्स मेकिंग का फ़ायदा ये होता है ना, अगर आपने हर सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं तो जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं ना, और उससे पहले जब आप रिवाइज़ करके जाते हैं तो आपको ना सेंस ऑफ कंप्लीटनेस की एक फीलिंग आती है कि हाँ भाई मैंने सारी सब्जेक्ट पढ़ रखी हैं। तो वो आपकी कॉन्फिडेंस को ना बिल्डअप करता है, वो आपको बूस्ट करके रखता है। ऐसा क्या होता है ना, जिनके पास नोट्स नहीं होते ना लास्ट मोमेंट पे रिवीजन के लिए, वो क्या होते हैं, वो परेशान हो जाते हैं, लास्ट में पैनिक करते हैं, ये नहीं तैयार वो नहीं तैयार। तो जो नोट्स होते हैं शॉर्ट नोट्स, ऑब्वियस सी बात है, जो शॉर्ट नोट्स होते हैं उसमें बहुत सी चीज़ें मिस हो जाती हैं, बहुत सी चीज़ें लिखी भी जाती हैं। तो वो हो सकता है उसमें से भाई 60-70% ही आपको क्वेश्चन मिले, या 50% मिले, 50% ना मिले, आपने जो इधर उधर से पढ़ रखा वहाँ से मिले। लेकिन एग्ज़ाम के 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, हफ्ते भर पहले जब आप सारी सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स को ना पढ़ेंगे, जब रिवाइज करेंगे, तो आपको एक सेंस ऑफ कंप्लीटनेस आएगी अंदर से कि हाँ भाई, कॉन्फिडेंस देगा वो आपको कि हाँ कर लिया मैंने, चीज़ें कर रखी हैं। तो वो जब एग्ज़ाम हॉल में आप जाएंगे तो वहाँ पेपर करते वक्त आपको रिफ्लेक्ट करेंगी चीज़ें। और ऐसा नहीं है कि नोट्स आपने बनाए हैं तो नोट से कुछ आएगा ही नहीं, क्योंकि भाई सब्जेक्ट तो वही है, तो नोट से भी आएगा। बट शॉर्ट नोट्स हर सब्जेक्ट के आप लोग जरूर रखिए। शॉर्ट नोट्स नहीं होंगे, एग्ज़ाम टाइम में आप पैनिक करेंगे, हफ्ता 10 दिन पहले आप इधर उधर मटेरियल ढूंढते फिरेंगे, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप अपने बनाए नोट्स को ही रेफ़र करिए। अभी मैंने इसमें पीडीएफ में अपने नोट्स अटैच कर रखे हैं कि मैंने कैसे बनाए थे। ठीक है, हर सब्जेक्ट के, तो वो आपको थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाएगा कि नोट्स कैसे करने। तो सबसे पहले चलिए आते हैं सब्जेक्ट पे। देखो, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक, अब हिस्ट्री ऑफ इंडिया में क्या है, सीधे हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिख दिया, सिलेबस में भी यही मिलेगा। अब हिस्ट्री ऑफ इंडिया तो बहुत बड़ी है ना, कितने आप मतलब क्या, सिलेबस को क्या कर देना, सिलेबस की एक खासियत बनाता है आयोग कि एक कीवर्ड डाल देगा, वो एक कीवर्ड डालेगा और उस कीवर्ड के बारे में इतना कुछ होगा, इतना कुछ होगा कि आप पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे, ख़त्म नहीं होगा वो सिलेबस। अब उसने हिस्ट्री ऑफ इंडिया डाल दिया, एंशियंट, मिडवेल, मॉडर्न सब आता है इसमें। ऐसे देखो, ज्योग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। अब एक बात बताओ, ये जो लाइन लिखी है, इस लाइन में अब कितनी ज्योग्राफी, अथाह ज्योग्राफी होगी कि नहीं होगी? आप पढ़ते रहेंगे, ज्योग्राफी पढ़िए, फिजिकल पढ़िए, ह्यूमन पढ़िए, सब पढ़िए, नेचुरल रिसोर्सेज पढ़िए, कहाँ के, इंडिया के, फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी भी करिए, मैप करिए, रिवर करिए, पासेस करिए, माउंटेन करिए। तो ये ना बहुत वाइड टर्म्स में कीवर्ड लिखते हैं, और उसी के बेसिस पे ना फिर मल्टीपल टाइप के, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जो है बनाते चले जाते हैं। तो आपको मतलब कहाँ पे काम करना है, क्लेवरनेस कहाँ पे दिखानी है, वो आगे वीडियो में बात करते हैं। लास्ट में नोट्स मेकिंग वाला प्रोसेस मैं बताऊँगा बहुत अच्छे से कि नोट्स मेकिंग कैसे करनी है, जिससे कि वो लास्ट मोमेंट पे आपको कॉन्फिडेंस देगा। जब आप अपने नोट्स पढ़ेंगे ना सारे सब्जेक्ट के रिवीजन कर करके, तो काफ़ी हेल्प करेगा। जैसे इंडियन नेशनल मूवमेंट है अगला टॉपिक मान लो। अब इंडियन नेशनल मूवमेंट में बहुत से इवेंट हैं, है ना, पर्सनालिटी हैं, बहुत सारी फेमस पर्सनालिटी हैं, और बहुत सारी हैं, किसी से कुछ भी पूछ सकता है। डेट्स आती हैं,
बट उसने क्या किया, एक कीवर्ड रख दिया, अब आप इसमें गोते लगाते रहिए। फिर क्या है, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी एंड कल्चर। अब इसमें भी देखो इंडियन पॉलिटी लिख दिया, इकोनॉमी लिख दिया, कल्चर लिख दिया, काम खत्म हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड। अब इंडियन एग्रीकल्चर हो या कॉमर्स एंड ट्रेड हो, ये सारा ना सब इकोनॉमी से ही कवर हो जाता है। इकोनॉमी को आप जब पढ़ेंगे, इकोनॉमी और एक ह्यूमन ज्योग्राफी भी होती है, उससे कवर हो जाता है। फिर पॉपुलेशन, इकोलॉजी एंड अर्बनाइजेशन, इन्वायरमेंट हो गया। फिर करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, करंट अफेयर्स हो गई हमारी ये। ठीक है, तो ये ऐसे वाइड टर्म में सिलेबस दिया हुआ है। अब साइंस में क्या लिखा है, जनरल साइंस। जनरल साइंस लिख दिया है, बट जनरल साइंस में बहुत कुछ आता है, आदमी का दिमाग घूम जाता है कि करना क्या है। फिर स्पेशलाइज्ड नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, ट्रेड, लिविंग एंड सोशल ट्रेडिशन ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक, अब यूपी के पूरे जो है आपको करंट अफेयर्स तैयार रखनी है। तो ये बात हो गई कि जो कीवर्ड्स लिखे हैं सिलेबस में उनकी बात हो गई। अब हिंदी वाले पे आते हैं। विलोम के कितने शब्द आएंगे, 10। वाक्यवर्तनी के 10। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द 10। तद्भव तत्सम 10। विशेषण और विशेष 10। पर्यायवाची 10। इन सबको बताऊंगा कैसे करना है ना, आप बस बने रहिए वीडियो में। अब आते हैं रिसोर्सेज पे। तो सबसे पहले हिस्ट्री पे आते हैं। हिस्ट्री में फिर वही चीज़, घटना चक्र करनी है और शॉर्ट नोट्स करने हैं। शॉर्ट नोट्स कैसे करने हैं वो मैं बताऊंगा अभी। एंशियंट मिडविल लूसेंट से करनी है। लूसेंट के नोट्स चाहे तो बनाने की जरूरत नहीं है, लूसेंट ही बार बार रिवाइज कर लो। ठीक है, घटना चक्र करनी है और मॉडर्न हिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं आपको। और एंशियंट मिडविल के भी चाहो तो आप बना सकते हो, क्योंकि लास्ट टाइम पे लूसेंट भी थोड़ा हैवी हो जाती है। तो जैसे एंशियंट हिस्ट्री उठाई आपने, तो एक पेज पे क्या कर दिया, क्रोनोलॉजी बना दिया। एक पेज क्रोनोलॉजी का हो गया कि डेट है, ठीक, किंग हो गया, उसमें कब कौन राजा आया, जो एम्पायर है ना, ऐसे करके एक शीट तैयार कर लीजिए। तो पूरी क्रोनोलॉजी आपके पास होनी चाहिए। ऐसे ऐसे करके आप बना लीजिए, या हॉरिजेंटल वर्टिकल कैसे भी बना लीजिए। बट एंशियंट हो या मिडविल हो, इसके लिए आपके पास 2 से 3 पेज जो चार्ट आप बनाएंगे वो क्रोनोलॉजी का चार्ट होना चाहिए आपके पास। वो आपको लास्ट मोमेंट पे, क्योंकि जब आप डिटेल में हिस्ट्री पढ़ते हैं ना तो क्या होगा, कन्फ्यूजन होगी। आप पढ़ लेंगे कोई दिक्कत नहीं, आपने पढ़ लिया सब कुछ हो गया। बट जब आपके पास क्रोनोलॉजी वाला चार्ट होगा ना, तो जैसे आपने पहले से हिस्ट्री मान लो पढ़ रखी, तो जैसे मान लो आपने मौर्य की क्रोनोलॉजी पढ़ी, ठीक, तो आपने मौर्य से रिलेटेड जो कुछ भी पढ़ा होगा, तो जब आप क्रोनोलॉजी को रिवाइज करेंगे ना तो आपको वो चीज़ें सब नहीं याद आएगा, बट मैक्सिमम चीज़ें आपको याद आएंगी। अच्छा, मौर्य में ये थे, ये स्टोरी हुई थी, ये कहानी थी, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। तो डेट और क्रोनोलॉजी, जो कब कौन राजा आया, कब किसने, कब से कब तक उसका रूल था, ये आपने बना लिया ना, एक कॉलम बना लेना ऐसे, डेट इधर, यहाँ पे राजा का नाम, यहाँ पे कब से कब तक उसने रूल किया, यहीं ये डेट में ही लिख लेना, और एक किंग वाला चार्ट बना लेना। ठीक, आगे किंगडम का नाम लिख लेना कि कौन सी किंगडम थी। फिर आते हैं ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में सिर्फ घटना चक्र करनी है और बुलेट पॉइंट बनाने हैं जो आप आसानी से याद नहीं रख पाते हैं। घटना चक्र की ही जो एक्सप्लेनेशन बॉक्स होता है ना, जो बॉक्स में एक्सप्लेनेशन होता है ना, उसी से आपको बनाना है और बुलेट पॉइंट टाइप में, वन लाइनर टाइप में बना लेने हैं। जैसे रिसोर्सेज वाली बात हो गई, जो रिसोर्स हो गए, नेचुरल रिसोर्स हो गए, तो वो क्या है, वो एक बार की ही मेहनत है। एक बार पढ़ेंगे, एक बार आपने बना लिया बुलेट पॉइंट, फिर आप उसी को ना रिवाइज करते रहिए। ऐसे ना आप नोट्स का बंडल लगाते रहेंगे। आपको बता दूं, मैं मार्केट में हर चीज़ के हज़ारों नोट्स हैं, आप ढूंढते रहिए, आपको मिलते जाएंगे। आप कहाँ तक पढ़ेंगे, आपको ना एक अपने पास एक कंसाइज मटेरियल आपका अपना होना चाहिए, जो आपको सेंस ऑफ कंप्लीटनेस दे एग्ज़ाम टाइम की, कि जब आप रिवाइज़ करें तो आपको लगे कि आपने अच्छे से पढ़ाई करी है। आपके दिमाग में जब आप वहाँ पेपर हॉल में जाएंगे तो आपके दिमाग में ये रहेगा कि हाँ भाई मैं सब कुछ पढ़ के आया हूँ, भले अपने नोट से पढ़ के आया हूँ, उससे क्वेश्चन भले 50 आए, बट आपका कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा, है ना। घटना चक्र करनी, और घटना चक्र के एक्सप्लेनेशन बॉक्स से ही आपको बुलेट पॉइंट पेज बनाते हुए चलना। जैसे आप आज मान लो आपने 10 पेज घटना चक्र करी, तो उस 10 पेज से जो भी बुलेट पॉइंट निकले इंपॉर्टेंट, जो आपको याद नहीं रहते हैं मैक्सिमम। और हाँ, नोट्स में एक बात याद रखना, जो चीज़ आपको एकदम रटी हुई है, दिमाग में है, टिप्स पे है, उसको नोट्स में मत लिखिए। जो आपको लगता है आप भूल सकते हैं, आप वही चीज़ें नोट्स में लिखते चलिए। साइंस के लिए घटना चक्र, और कुछ नहीं करना। साइंस के लिए घटना चक्र बेस्ट है, लूसेंट भी नहीं पढ़िए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पॉलिटी, घटना चक्र और शॉर्ट नोट्स लक्ष्मीकांत के, वो अभी मैं दिखाऊंगा कि नोट्स मैंने कैसे बना रखे हैं। फिर करंट अफेयर्स पे आते हैं। करंट अफेयर्स में क्या है,
घटना चक्र आय दृष्टि और कितने 6 महीने की बस पढ़ लीजिए, लास्ट 6 मंथ की पढ़ लीजिए, आराम से आपका उसी में काम हो जाएगा। 6 मंथ की भी आती है, इनकी एनुअल भी आती है, आप पढ़ सकते हैं 6 महीने वाली, 6 महीने वाले से भी काम हो जाएगा। और अगर आपने पहले से कर रखी हैं चीज़ें तो आप साल भर वाली भी पढ़ सकते हैं। बट ये 6 मंथ वाली जो होती है, जैसे मान लो अगर अप्रैल में पेपर हुआ तो अप्रैल से रिवर्स में 6 मंथ काउंट कर लीजिए, उन 6 मंथ का करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए। चाहे तो इनकी मंथली वाली आती है, हालांकि वो बल्कि होती है, 6 महीने का मंथली ख़त्म करोगे तो दिक्कत होगी। इनकी एक कंपाइल आती है 6 महीने की, ठीक है, उसको करिए करंट अफेयर्स के लिए। फिर यूपी स्पेशल, इसके लिए भी इनका एक घटना चक्र आता है, तो तथ्यात्मक करके आता, तथ्यात्मक सार यूपी स्पेशल करके आता है। तो इंग्लिश में भी आता है, हिंदी में भी आता है। तो उसमें क्या होगा, करंट भी होगा और यूपी के फैक्ट्स भी होते हैं, ठीक है। लगभग वो होलिस्टिक अप्रोच कवर कर देता है। तो घटना चक्र के ही ऐप पे मिल जाता है, फ्री में भी मिल जाता है, और आप वैसे भी ढूंढेंगे तो भी मिल जाएगा। और हिंदी के लिए हरदेव बाहरी, ठीक है। तो ये जीएस का मैंने बता दिया आपको कैसे करना है। अभी हिंदी की डिस्कस करते हैं कि हिंदी के कैसे डील करनी है हिंदी को। अब ये आपको क्लियर हो गया होगा आई थिंक कि कैसे क्या करना है। कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट में पूछ लेना, क्योंकि क्या है ना, जब वीडियो बनाओ तो कभी कभी कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं दिमाग से, है ना। तो कुछ मिस हो जाए, अगर आपको लगे कि नहीं इसकी ज़रूरत है, तो मैं आपको आंसर कर दूंगा कमेंट में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हिंदी की बात करते हैं। देखो, आपको डेली जीएस तो करनी ही करनी। हाँ देखो, 140 क्वेश्चन में ना आपको रीजनिंग और वो मैथ टाइप के क्वेश्चन थोड़े से रहते हैं, है ना, 10 से 15 मान लो, ठीक। तो उनके पीछे बहुत नहीं भागना है। अगर आप थोड़ा बहुत बेसिक मैथ कर रखे हैं और रीजनिंग कर रखे हैं पहले से, तो आप उसमें से ना, मान लो 10 क्वेश्चन आए, आपने 5 कर लिए, 7 कर लिए, बस। उसके पीछे बहुत जान नहीं लगानी, परेशान नहीं होना। जो कोर एरिया हैं जहाँ से आपको मार्क्स मिलेंगे, आप वहाँ पे फोकस बनाइए। अब देखो, इसमें जो आपको ना हिंदी में क्या है, हिंदी स्कोर करने वाले तो 52, 58, 60 वालों को भी मैं जानता हूँ जिन्होंने 60 में 60 सही किए हैं हिंदी, ठीक है। 59, 58 कई लोगों को जानता हूँ जिन्होंने किए हैं। ओवरऑल होता क्या है, किसी की जीएस स्ट्रांग है, किसी की हिंदी अच्छी है, ठीक है। तो जिसकी हिंदी अच्छी है वो हिंदी पे कमांड बनाए, जिसकी जीएस अच्छी है वो और कमांड अच्छी करे। हिंदी जैसे मान लो 60 क्वेश्चन आए। अब हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखनी, जो नेगेटिव मार्किंग होती है ना, इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। आपको क्वेश्चन गलत करने हैं, मान लो गलत भी हुए, तो आप इतने मतलब नेगेटिव मत जाइए कि आपके जो पॉजिटिव मार्क्स थे वो भी आपसे प्लस वाले भी आपके घटना स्टार्ट हो जाएं, है ना। जैसे मान लो 60 क्वेश्चन आपने किए हिंदी के, मान लो पूरे कर दिए आपने, ठीक। तो आप अपनी एक्यूरेसी इतनी रखिए कि 40 से 45, 50 भी मान लीजिए, चलिए 50 तक कम से कम आपके क्वेश्चन सही होने चाहिए, इतना हिंदी पे कमांड कर लीजिए। अब देखिए टॉपिक वाइज समझते हैं। विलोम शब्द की बात करें, 10 ये आते हैं, और पर्यायवाची कितने आते हैं, 10 ये भी आते हैं, और अनेकार्थी कितने आते हैं, 10 ये भी आते हैं। तो 10 शब्द हो गए, 10 ये, 10 ये, ठीक। तो आपको क्या करना है, ये डेली आपको 15 याद करना है, ठीक है। 10, 15 विलोम, 15 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द करिए, और 15 पर्यायवाची करिए। ये रोज़, मतलब हर वक्त जब भी आपको ब्रेक मिला, आप खाना खा रहे हैं, लेटे हैं, खाना खाते खाते 15 पर्यायवाची निपटा दिए, 15 विलोम निपटा दिए, है ना, 15 अनेकार्थी निपटा दिए। आपको ये कंटिन्यूअस करना है, ये रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि ना ये 10 और ये 10 और ये, अगर ये तीनों आपको ना, ये मेमोरी गेम है, अगर ये आपको याद नहीं होंगे ना, आप यकीन मानिए कर ही नहीं पाएंगे। आप हो सकता है वाक्य वर्तनी में आपको समझ में आ जाएगा, आपने हल्का फुल्का पढ़ा है, थोड़ा बहुत भी अगर अच्छे से ठीक ठाक कर रखा है, तो आप वहाँ पे ऑन द स्पॉट भी जज कर सकते हैं। तद्भुत तत्सम भी आप जज कर सकते हैं कि हाँ, वाक्य विशेषण क्या है, एक बार आपने रूल पढ़ लिए, नियम पढ़ लिए इनके, तो आप ये कर सकते हैं। बट ये क्या है, ये रटने वाली चीज़ है। विलोम हो या पर्यायवाची हो या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो, इनको रटना ही पड़ता है। इनके लिए ना कोई ऐसा नहीं है कि आप शॉर्ट ट्रिक, ऐसी कुछ नहीं है, इनको रटना है। तो इनको आप ऐसे अपने शेड्यूल में इंक्लूड करिए, इन 3 जो ये है ना 30 नंबर आपके हिंदी के, इनको ऐसे इंक्लूड करिए अपने शेड्यूल में कि जब भी आपके पास टाइम है आप इनको उठाइए और फटाफट पीडीएफ से पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। कैसे भी आपके पास कोई भी पीडीएफ हो, कहीं भी हो, मैं तो हरदेव बाहरी से करता था, ठीक, मैंने हरदेव बाहरी से किया था, मेरा जो है अच्छा हुआ था, हिंदी का पेपर काफ़ी अच्छा गया था, ठीक ठाक मैंने स्कोर किया था, 6-7 ही गलत हुए थे मेरे, 8 गलत हुए थे आई थिंक, हाँ, ठीक है। तो ये आपको रटने वाली चीज़ है, इसमें आप ना
अगर आपने टाइम नहीं दिया तो आप यकीन मानिए लास्ट के 20 दिन में आप नहीं याद कर पाएंगे। आप अभी से लगिए और डेली बिल्कुल एकदम जैसे खाने के बिना आप नहीं रह सकते ना, सांस लेते हैं ना, वैसे ही इनको अपने लाइफ में इंक्लूड कर लीजिए। 10 10 10, ठीक, 30 शब्द हो गए, 30 नंबर हो गए आपके, काम ख़त्म। बाकी ये आप हरदेव बारी से करेंगे सारे टॉपिक। जो ये हरदेव बारी बुक है ना, इसको अच्छे से कर लीजिए। पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, इन सब की मार्केट में बहुत सारी पीडीएफ घूमती रहती हैं, तो कोई अच्छी सी पीडीएफ मैं सजेस्ट कर दूंगा। वैसे करंट अफेयर्स, मतलब एक करंट अफेयर्स का भी वीडियो बनाऊंगा मैं, उसमें सजेस्ट करूंगा और कमेंट में भी पिन कर दूंगा। कोई भी अगर मुझे अच्छा मटेरियल मिल गया मैं आज सर्च करूंगा। बट पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी ये आपको मतलब आप सोते जागते आप इनको 15-15 अभी से करिए, रोज़ करिए, और ये डेली इतना करना ही करना है। आप इसको स्किप मत करिए, स्किप कर देंगे तो आप लास्ट मोमेंट पे नहीं याद रख पाएंगे, चीज़ें भूल जाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा पूरा कंप्लीट, ठीक है, कि कैसे कहाँ से क्या करना है। हाँ, फिर वही चीज़ बच गई, इन्वायरमेंट और इकोनॉमी। देखो इन्वायरमेंट के लिए मैं सजेस्ट करूँगा घटना चक्र लगा लीजिए, बहुत पतली आती है इन्वायरमेंट की, एक बार लगाइए काम ख़त्म, और कोई दिक्कत की बात नहीं। घटना चक्र करिए इन्वायरमेंट के लिए, घटना चक्र उसमें मतलब रूल रेगुलेशन जो कुछ भी है वो सारा कुछ। बाकी का आप करंट पढ़ेंगे तो इन्वायरमेंट वहाँ से भी होता रहेगा आपका, इकोनॉमी भी आपकी वहाँ से होती रहेगी। बट जो स्टैटिक वाले पोर्शन है ना, उससे जब क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ा कन्फ्यूजन होती है, तो आप घटना चक्र करिए इकोनॉमी के लिए। फिर वही पेड क्विज कोई ज्वाइन करिए ग्रुप, ठीक है, और पेड क्विज में इकोनॉमी के क्वेश्चन पे फोकस करके उनको सॉल्व करिए। क्योंकि ये ना ये बहुत बड़े चैलेंजिंग सब्जेक्ट नहीं होते हैं। गलती कहाँ होती है, हिस्ट्री में, पॉलिटी में, क्योंकि वो आदमी बहुत बार पढ़ता है और फिर उसी के क्वेश्चन गलत करके आता है, दिक्कत ये है। तो ये जो सब्जेक्ट हैं ये इजीली हो जाएंगे। एनवायरनमेंट के लिए घटना चक्र कर लीजिएगा। अब आपको दिखाता हूँ मैं नोट्स मेकिंग कैसे करनी। जैसे मान लो मॉडर्न हिस्ट्री मैंने करी थी स्पेक्ट्रम से, मैंने पढ़ लिया। अब मैंने नोट्स कैसे बनाए मॉडर्न हिस्ट्री के, ऐसे मैंने पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत करी थी, और पता है मैंने ऐसे करके ना सारे सब्जेक्ट के नोट्स बना रखे हैं, शॉर्ट नोट्स मैंने सारे सब्जेक्ट के बना रखे हैं। तो जब एग्ज़ाम होता है ना, तो एग्ज़ाम टाइम में वो प्री के टाइम इतना जल्दी रिवाइज होती है ना सारी सब्जेक्ट, फटाफट एकदम क्विक रिवीजन होता है। इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ कि एक नोट्स जरूर रखिए, शॉर्ट नोट्स जरूर रखिए, और इधर उधर मत भागिए। आप जब अपनी ब्रेन ग्रिलिंग करके ना नोट्स बनाएंगे, आप यकीन मानिए आपके दिमाग में चीज़ें रुकेंगी। शॉर्टकट, बहुत ज़्यादा शॉर्टकट मत ढूंढिए। शॉर्टकट होते हैं बट वो कब होते हैं, जब आप उतना खुद से आपकी कमांड हो सब्जेक्ट पे। पॉलिटी पे आपकी कमांड नहीं होगी, आपको शॉर्टकट दे दिया जाएगा, आप नहीं यूज़ कर पाओगे, अप्लाई ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा नोट्स दिखाता हूँ कि मेरे कैसे नोट्स थे। जैसे ये मॉडर्न हिस्ट्री का नोट्स है, चैप्टर 8 और 9 जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट है ना, उसके नोट्स मैंने बनाए थे। अब देखो रिफॉर्म मूवमेंट यहाँ लिखा, एक मिनट, यहाँ पे रिफॉर्म मूवमेंट लिखा मैंने, ठीक। अब मैंने क्या किया, वो चैप्टर पढ़ लिया, पूरा कंप्लीट कर लिया। मैंने पहला पॉइंट क्या लिखा, वाई रिफॉर्म अकर्ड, क्या थे, सोशल रिलीजियस इल्स थे, वुमेन पोजीशन ख़राब थी। अब ये नोट्स ना आपको मेंस के में भी काम आ जाएंगे। कास्ट प्रॉब्लम थी, अवेयरनेस थी, कब आई, किसके बीच में, एजुकेटेड क्लास में, ठीक। ऐसे करके मैंने बस कीवर्ड लिख रहा हूँ फटाफट। फिर ऐसे लिखा, रिफॉर्मिस्ट कौन थे और रिवाइवलिस्ट कौन थे, ब्रह्मो समाज, प्रार्थना समाज, AMU अलीगढ़ वाले, और रिवाइवलिस्ट कौन थे, आर्य समाज देवबंदी, बस ऐसे लिख दिया। लोकल लैंग्वेज में क्या, लोकल लैंग्वेज यूज़ हुई, मीडिया यूज़ होती थी, ठीक। फिर नेशनल मूवमेंट, ऐसे करके ना लिखते चलेगा, शॉर्ट नोट्स एकदम बिल्कुल शॉर्ट नोट्स। अब जैसे ये देखो मैंने क्या लिखा, सती प्रथा, तो अब सती में पूरा नहीं रामायण लिख रहा हूँ, RRR राजा राम मोहन राय किसके साथ थे, वो बेंटिक, विलियम बेंटिक था। कब आया था एक्ट, 1829, ख़त्म। अब ये आप जब रिवाइज करेंगे एग्जाम हॉल में, एग्जाम में जाने से पहले, आप यकीन मानिए आपको फटाफट याद हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या लिख दिया मैंने, एक्सटेंडेड टू मद्रास एंड बॉम्बे टू, 1830 तक मद्रास और बॉम्बे तक भी इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया, बस ख़त्म। ये नोट्स मेकिंग है, ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। आप पूरी लाइन लिखे, दिक्कत क्या होती है ना, आदमी ना पूरे छापने लगता है किताब, ऐसे नहीं करना। सती मैंने लिखा RRR विद बेंटिक,
ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये देखो इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस, ठीक, ये लिखा, ऊपर लिख दिया इसका एम, फोकस्ड किस पे था इसका, ठीक। उसके बाद फाउंडेड बाय लिखा, किसने, रनाडे। अब महादेव गोविंद रनाडे ये सब नहीं, रघुनाथ राव, ठीक। मूवमेंट किसके लिए, चाइल्ड मैरिज, खत्म, आगे बढ़ो। अब इससे क्या होगा भाई, इसमें बहुत फैक्ट वाली बात नहीं लिखी है, बट आपको ना बेसिक आइडिया लग जाएगा, तो आप वहाँ पे एलिमिनेशन भी कर सकते हैं जीएस में। और अब तो पेपर चेंज हुआ है, स्टेटमेंट में आएगा, तो स्टेटमेंट जब बनाएगा तो आपका दिमाग और खुलेगा जब आपके पास नोट्स होंगे। वहाँ भी मूवमेंट किया, कौन थे, रिवाइवलिस्ट थे ये लोग, ठीक। फराजी कौन थे, रिफॉर्मिस्ट थे। फिर अहमदिया मूवमेंट लिखी, और इसके जो भी इम्पोर्टेंट थे, फाउंडेड बाय मिर्ज़ा गुलाम अहमद इन 1889, ख़त्म। सर सैयद अहमद, जुडिशियल सर्विस टू ब्रिटिश, कौन थे, जुडिशियल सर्विस देते थे किसको, ब्रिटिश को देते थे, है ना। मेंबर थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के 1878 में। तो ऐसे करके नोट्स बना, देखो यहाँ पे क्या लिखा, देवबंद, सहारनपुर, ऐसे मतलब बिल्कुल एकदम शॉर्ट चीज़ निकाल के लिखनी है वहाँ पे। श्री नारायण गुरु धर्म, SNDP मूवमेंट जो हुई थी, ठीक है, इसके शॉर्ट नोट्स लिख लिए बस। रजिस्टर्ड कंपनीज एक्ट, फेमस पोएट कुमारन आसन वॉज हिज डिसाइपल, ऐसे करके ना इंपॉर्टेंट लिख लिया बस। और टेम्पल एंट्री मूवमेंट जैसे लिखी मान लो, ठीक। तो TK माधवन टुक इशू इन 1924 टू ट्रवनकोर, ठीक। सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट किसने चलाई थी, EV रामास्वामी नायकर ने चलाई थी। एम क्या था, रिजेक्शन ऑफ ब्राह्मणिकल रिलीजन एंड कल्चर, ठीक। कब थी, मिड 1920s। सपोर्टेड बाय जथास फ्रॉम पंजाब एंड मदुरई। गांधी जी ने भी सपोर्ट किया, अब गांधी जी नहीं लिखा मैंने, जी लिख दिया, ठीक। गांधी जी सपोर्टेड। और देखते जाइए, रामकृष्ण मिशन, विवेकानंद, ऐसे बिल्कुल शॉर्ट नोट्स हैं, देख रहे हो। ये सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट वाला चैप्टर है। BM मालाबारी ने क्या किया था, सेवा सदन बनाया था, किसके लिए, पारसियों के लिए। एज ऑफ कंसेंट एक्ट वाला भी इन्होंने क्या किया था, इनका ही एफर्ट लगा था, मैंने लिखा हिज एफर्ट, बस खत्म। अब समझ जाएंगे BM मालाबारी का किस में कॉन्ट्रीब्यूशन था, एज ऑफ कंसेंट एक्ट में था। और चलिए और दिखाता हूँ आपको कैसे नोट्स बनाए। ये देखो, फेमस पर्सनालिटी था अभी कि जो नेशनल मूवमेंट हुआ था तो उसके बारे में, अब उसने एक टॉपिक लिख दिया था। अब ये क्या है, ये फेमस पर्सनालिटी है कि नहीं है। गोपाल हरि देशमुख लोकहितवादी, कहाँ के थे, बंगाल के थे। पोजीशन किसकी थी इनकी, जज भी थे। क्या लिखे, प्रभाकर, हिटाचू, ज्ञान प्रकाश, इंदु प्रकाश, लोकहितवादी, ठीक। क्या बोला था, चेंज रिलीजन इफ़ नॉट रिफॉर्म, मान लो स्लोगन पे आ गया क्वेश्चन कि ये किसने बोला था, चेंज रिलीजन इफ़ नॉट रिफॉर्म, धर्म नहीं सुधार सकते तो धर्म बदल दो, गोपाल हरि देशमुख ने बोला था, ठीक। गोपाल अगरकर, गोपाल कृष्ण गोखले। प्रार्थना समाज किसने किया था, आत्माराम पांडुरंग ने किया था, ठीक। कब किया था, 1867 में। किसने हेल्प करी थी, केशव सेन ने हेल्प करी थी इनकी, ठीक। तो ऐसे यंग बंगाल, हेनरी विवियन डेरोजियो, ये हैं शॉर्ट नोट्स ऐसे। अब पता है इसमें आपको जो मेजर चीज़ें हैं, जो उस इंसान से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, वो आपको आइडिया रहेगा, आपको पता रहेंगे। ऐसे करके मैंने नोट्स ना सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स बना रखे हैं वो, और मुश्किल से 150-170 पेज में सब कुछ होगा। ऐसे पॉलिटी का भी बना रखा है, और यकीन मानिए सब कंप्लीट हो जाता है। जैसे ICV लिखा मैंने, ICV क्या है, ईश्वरचंद विद्यासागर, ठीक। प्रिंसिपल थे संस्कृत कॉलेज में, ठीक। कब, 1850 लिख दिया। मोनोपली तोड़ी, विडो रिमैरिज को सपोर्ट किया। बाला शास्त्री जाम्बेकर लिखा, जर्नलिस्ट थे। दर्पण निकाली थी, दिग्दर्शन भी निकाली थी। कैसा था ये, साइंटिफिक सब्जेक्ट था दिग्दर्शन, है ना। क्या फाउंड किया था, बॉम्बे नेटिव जनरल लाइब्रेरी फाउंड करी थी। तो ये देख रहे हो, ये नोट्स हैं ऐसे ना। अब ये बुक, अब बार बार आप स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत ये नहीं उठाते फिरेंगे, आपको दिक्कत होगी, ठीक है। तो ऐसे करके ये नोट्स हो गए, ये हिस्ट्री के नोट्स हैं, ये ऐसे करते। अभी आते हैं पॉलिटी पे, ठीक। ये हिस्ट्री के ही नोट्स हैं सारे। अभी मैंने ये पेज अटैच किया था इसमें। अब देखो, अब आ गया हमारा ये पॉलिटी में देखो कैसे किया है। पॉलिटी में नीचे से आते हैं ऊपर, क्योंकि इसमें सीक्वेंस ऊपर नीचे हो गया है। देखो लक्ष्मीकांत के नोट्स हैं, और यकीन मानिए आप 70 to 80 पेज में पूरी लक्ष्मीकांत, और ऐसा कोई जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मेरे नोट्स में छूटा ही नहीं है, वो सब कुछ है। जैसे मैंने
प्रियम्बल चैप्टर है, क्या है उसमें? सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। क्या था? जस्टिस सिक्योर करना, कैसा? सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। ठीक, लिबर्टी होनी चाहिए किसकी? थॉट की। अब पूरा नहीं लिख रहा, इक्वलिटी कैसी? स्टेटस की और अपॉर्चुनिटी की। फ्रेटर्निटी फॉर यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड पर्सनल डिग्निटी। पावर कहाँ से ड्राइव करता है? फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। बिल्कुल शॉर्ट नोट्स। फिर ऊपर आते हैं और दिखाता हूँ आपको। मैं बस ये बता रहा हूँ कि नोट्स में क्या, वो प्रियम्बल ख़त्म हो गया मेरा, प्रियम्बल ख़त्म। अब वो क्या है ना, मुझे एक जो एग्ज़ाम टाइम में कॉन्फिडेंस देने का काम आएगा ये नोट्स, मुझे अच्छे से कॉन्फिडेंस देगा कि हाँ भाई मैं तो सब पढ़ के जा रहा हूँ और अंदर जाके एग्ज़ाम को फोड़ना ही फोड़ना है। यूनियन एंड टेरिटरी मैंने बनाया, आर्टिकल 2 लिख दिया। क्या है, कब आता है? न्यू स्टेट्स, जैसे गोवा को बनाया गया था, जब नया स्टेट बनाना होगा तो किस आर्टिकल का यूज होगा? आर्टिकल 2 का। तो अब मैंने पूरी लाइन नहीं छाप दी उसमें, लोग क्या करते हैं पूरी लाइन छाप देंगे। आर्टिकल 2 हैज़ बीन यूज्ड मैनी टाइम्स इन इंडियन हिस्ट्री, है ना, आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो अब क्या आर्टिकल 2 क्या है? न्यू स्टेट्स, न्यू स्टेट्स बनाना है आर्टिकल 2। आर्टिकल 3 में क्या करेंगे? जब कोई इंटरनल रीअरेंजमेंट करना होगा, बाउंड्री बदलनी है, साइज घटाना बढ़ाना है। ठीक, प्रेसिडेंट प्रायर अप्रूवल नीडेड फॉर आर्टिकल 3, मतलब आर्टिकल 3 के लिए अगर हम कुछ करेंगे तो प्रेसिडेंट का प्रायर अप्रूवल चाहिए होगा। बस लिख दिया, ख़त्म। स्टेट से पूछा जाएगा बट व्यू क्या है? फोर्सिंग नहीं है। ये होते हैं शॉर्ट नोट्स। ऐसे ना परेशान रहोगे कि अब लक्ष्मीकांत तो बहुत बड़ी है, लक्ष्मीकांत पढ़ते पढ़ते आदमी का दिमाग ख़राब हो जाता है। अब यूनियन टेरिटरी हो गया। अब चलिए आते हैं आगे। ये देखो, फंडामेंटल राइट, राइट टू प्रॉपर्टी डिलीट कर दिया गया था। 14 क्या है? इक्वलिटी बाय लॉ, नो प्रिविलेज, इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगा। फिर अब देखो, जो आर्टिकल 14 का एग्जम्पशन है वो लिख दिया 31C, है ना, 39BC इसमें आता है, क्योंकि राइट टू इक्वलिटी की बात है, बट ये आर्टिकल में आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं माना जाता है ना। फिर और वो चीज़ें लिख रहा हूँ जो बहुत ज़रूरी हैं। आर्टिकल 15 क्या है? डोंट डिस्क्रिमिनेट ओनली ऑन रेस, सेक्स, रिलीजन, कास्ट, बर्थ। ठीक, अब अगली लाइन में क्या लिखा? RSRCB लिख दिया, रेस, सेक्स, रिलीजन, कास्ट, बर्थ। अब पूरा फिर से ये नहीं लिखूंगा मैं, ये पूरा नहीं लिखने की जरूरत है। RSRCB लिख दिया, काम हो गया, आगे बढ़ो। आर्टिकल 16 क्या है? अपॉर्चुनिटी की इक्वलिटी देनी है, बट पार्लियामेंट के पास पावर होती है क्या? डोमिसाइल वाली कंडीशन अप्लाई कर देता है, रेजिडेंस को एक कंडीशन बना के। EWS हो गया, रिलीजियस पोस्ट हो गई। ठीक, तो ये एक्सेप्शन हो गए। एक्सेप्शन जरूर लिखो, आर्टिकल लिखो, आर्टिकल में है क्या वो लिख दिया, बट उसका एक्सेप्शन लिखो, कहाँ पे वो चीज़ एक्सेप्शन में आती है वो लिखोगे, क्वेश्चन उस पर मिल जाएगा। ठीक है, फंडामेंटल राइट। ये देखो, आर्टिकल 17 क्या कहता है? अबॉलिश अनटचेबिलिटी इंक्लूडिंग प्राइवेट पीपल। अब मैं पूरी लाइन नहीं लिखूंगा उसमें, जैसे लक्ष्मीकांत पढ़ोगे ना तो बहुत बड़ी लाइन। आर्टिकल 18 अबॉलिशन ऑफ टाइटल, ठीक, एक्सेप्ट भारत रत्न एट्सेट्रा अवार्ड। आर्टिकल 19 में क्या है? स्पीच, असेंबल, फॉर्म, एसोसिएशन। बस अब ये मुझे कॉन्फिडेंस देने के लिए है, और इसमें है चीज़ें सारी लिखी हुई हैं, ऐसा कुछ थोड़ी कि कुछ मैं मिस कर दिया हूँ, सब कुछ है। आर्टिकल 19(2) के रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं? सोवरेनिटी, यूनिटी, मोरालिटी, डिफेम, कंटेम्प्ट, ये सब को अगर कुछ दिक्कत होगी तो आर्टिकल का जो 19 का 2 है सबसेक्शन, उसके थ्रू आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाएंगे, है ना। फ्रीडम ऑफ असेंबली कहाँ है? ओनली ऑन स्टेट प्लेस, किसी के घर पे जाके नहीं कर सकते हो कि वहाँ पे भीड़ इकट्ठा कर ली। ठीक, अब ये देखो, आर्टिकल 20 क्या है? नो आर्बिट्रेरी पनिशमेंट टू एक्यूज, मनमानी सजा आप किसी को नहीं दे सकते हैं। नो पोस्ट फैक्टो, सिर्फ कीवर्ड, नो डबल जेपार्डी। अब ये कीवर्ड आपको मान लो आपको एक डबल जेपार्डी नहीं याद रह गया, तो आप साइड में यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक ही चीज़ के लिए 2 बार सज़ा नहीं मिलेगी। नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन, सेल्फ आई विटनेस नहीं बन सकते हो। ठीक है, अब इसके एक्सेप्शन मैंने लिख दिया। देखो, डबल जेपार्डी कहाँ अवेलेबल है? डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में। तो मेरा बस कहने का मतलब था, ये नोट्स मैंने इसलिए अटैच किए थे कि आपको आइडिया लगे कि भाई एग्ज़ाम टाइम का जो प्रेशर होता है ना, यकीन मानिए उसको डील करने में नोट्स मेकिंग बहुत हेल्प करते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। अगर आप वो नहीं करेंगे, आप यकीन मानिए आप परेशान रहेंगे। ठीक है, तो अभी जो बचा हुआ टाइम है उसमें आप कोशिश करिए कि सारे सब्जेक्ट एक बार
रीड कर लीजिए। रीड करने के बाद कोशिश करिए कि नोट्स ऐसे ज़रूर बना लीजिए। सबके ना बन पाए अगर तो कम से कम 3 सब्जेक्ट, हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, इसके नोट्स ज़रूर से ज़रूर बना लीजिए। तो ये आपको ना सेंस ऑफ कंप्लीटनेस देंगे एग्ज़ाम के टाइम में। और पैनिक नहीं होना है अभी टाइम, मतलब मैं ये मान के चल रहा हूँ, मैंने ये वीडियो उनके लिए बनाई है जो पहले से थोड़ा सा प्रॉपर फॉर्म में हैं, जो भी कर रहे हैं तैयारी, मतलब उन्होंने काफ़ी चीज़ें कर रखी हैं। तो सिर्फ उनके लिए भी नहीं कहूँगा, बट जो अभी बिल्कुल सोच रहे हैं कि पेपर होगा, लाओ अच्छा तैयारी कर ही लेते हैं आर की, तो उनके लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा। अगर उनके पास भाई इतनी रटने की कैपेसिटी है, हिंदी को रट लें वो, ठीक है, हिस्ट्री को रट लें, तब तो अलग चीज़ है, तब तो चलो भाई मैं मान सकता हूँ कि चीज़ें पॉसिबल हैं। बट जो बिल्कुल नहीं कर रखे हैं, अब वो शुरू करने वाले हैं, तो उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। ये उनके लिए है जो थोड़ा बहुत चीज़ें पहले से कर रखे हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि मैंने कैसे बताया करने के लिए। और कोई भी डाउट हो आप बिल्कुल कमेंट में करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। थैंक यू।